Hello, myself Gaurav. Our topic is general method of preparation of halide. So, our first method is from alcohol. अल्कोहल से हैलाइड बनाने के तीन तरीके होते हैं. So, our first method is from Lucas reagent. Second, Dargan procedure. And third one is from PCl5/PCl3. तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे फ्रॉम लुकास रिएजेंट. ठीक है, तो पहला मेथड इज फ्रॉम लुकास रिएजेंट. Lucas reagent is anhydrous ZnCl2 plus hydrochloric acid. Anhydrous ZnCl2 plus HCl. So सबसे पहले हम एक अल्कोहल लेंगे, उसमें हम लुकास रिएजेंट ऐड करेंगे टू ऑब्टेन मोनोहेलाइड. So Lucas reagent is ZnCl2 plus hydrochloric acid. This ZnCl2 is acid because it has incomplete octet. So ZnCl2 is acid due to incomplete octet. इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है. So it will accept the electrons from OH. So RCH2OH plus Zn minus Cl2 will be formed. Now we obtained carbocation as an intermediate. As this group leaves, so we get a carbocation as intermediate, RCH2 plus. ठीक है, कार्बोकेटाइन हमें इंटरमीडिएट की फॉर्म में मिला. जब भी हमें रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्म में मिलता है तो हमें पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट करवानी है. बट अगर जहां पॉसिबल नहीं हो तो उसमें सिर्फ Cl माइनस का अटैक करवाना है. Cl माइनस HCl से डिराइव्ड है जो हमने लुकास रिएजेंट में लिया था और Cl माइनस अटैक करेगा. सो वी विल गेट RCH2Cl, व्हाइट पीपीटी. Halide is obtained as final product. Okay, so we get halide from alcohol. Lucas test is a chemical test used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. So Lucas test is a chemical test used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Rate of reaction with Lucas reagent depends upon stability of carbocation. जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी फास्ट लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी. जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना उतनी फास्ट हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगी. यानी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना फास्ट रेट होगा रिएक्शन का. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज SN1. SN1 में क्या होता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर वो रीअरेंज होता है, फिर फाइनल लाइट माइनस आके उस पर अटैक कर देता है. तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज SN1. एंड उससे ऊपर वाला पॉइंट है लुकास टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल. अब इसको देखते हैं. लेट अस सपोज ये हमारे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है.
और यहां पर एक 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहां फाइनली हमारे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है। इन तीनों में हमने लुकास रिएजेंट ऐड कर दिया। अब 3 डिग्री अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतनी फास्ट रेट, तो ये रिएक्शन तो इंस्टेंट हो जाएगी, तो हमें इसमें इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। इसमें हमें मिलेगी टर्बिडिटी 2 to 5 मिनट्स में, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, जो कि कम स्टेबल कार्बोकेटायन हुआ। तो इसमें मिलेगी टर्बिडिटी इन 2 to 5 मिनट्स। एंड 1 डिग्री अल्कोहल में जो हमें टर्बिडिटी मिलेगी वो 30 मिनट्स में मिलेगी, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल होगा। तो इसमें हमें मिलेगी 30 मिनट्स में टर्बिडिटी, नियरली 30 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को सेपरेट कर लिया वाया लुकास टेस्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर हो। अब लेट अस सपोज हमारे पास ये अल्कोहल है, इसमें लुकास रिएजेंट ऐड करना है। ठीक है, ये अल्कोहल है और इसमें हमें लुकास रिएजेंट ऐड करना है। तो सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाना है, फिर उसमें रीअरेंजमेंट करवानी है, अगर पॉसिबल हो तो फिर फाइनली Cl- का अटैक करवाना है। तो सबसे पहले मैंने OH- को लिबरेट किया और एक कार्बोकेटायन बना लिया। ठीक है, अब इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल बनता है। तो हमने इसमें रिंग एक्सपेंशन करवाया। रिंग एक्सपेंशन करवाने के बाद जो हमें रिंग मिलेगी, रीअरेंजमेंट करवाने के बाद जो हमें रिंग मिलेगी वो होगी 5 मेंबर्ड रिंग। और 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल है 4 मेंबर्ड रिंग की कंपैरिजन में। अब हमने एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना लिया लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से। तो अब इस पे फाइनली Cl- आके अटैक करेगा और हमें हैलाइड मिल जाएगा व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में। व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में हमें हैलाइड मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें इसी के फॉर्म में कि हमारे पास ये अल्कोहल है इस बार, और इसमें हमें लुकास रिएजेंट ऐड कर दिया है। इसमें तो यहां CH2 ग्रुप था, इसमें सिंपल डायरेक्टली रिंग से OH अटैच है, इसमें सिंपली डायरेक्ट रिंग से OH ग्रुप अटैच है। तो हमने OH को लिबरेट किया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? रीअरेंजमेंट होगा ताकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सके। तो अब इसको हमने मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर दिया। ये जो बनने वाला कार्बोकेटायन है ये है CPN, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो अब हमने CPN बना लिया कुछ इस प्रकार से। अब इस पे फाइनली क्लोराइड माइनस आके अटैक करेगा और हमें व्हाइट पीपीटी हैलाइड मिल जाएगी। ये हमें व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में हैलाइड मिल गई। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रॉम लुकास रिएजेंट। अब हम पढ़ेंगे डार्जन प्रोसेस। फ्रॉम बी पॉइंट है, फ्रॉम डार्जन प्रोसीजर। डार्जन प्रोसेस में हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का यूज करते हैं।
तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। इसके दो केसेस बनेंगे, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। सो फर्स्टली A case and B case, or we can say reaction in presence of ether and reaction in presence of pyridine। इथर और pyridine की प्रेजेंस में, इथर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो होगा SNI, और pyridine की प्रेजेंस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो होगा SN2। SN2 मैकेनिज्म का मतलब होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, SNI मैकेनिज्म का मतलब होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सो SNI स्टैंड्स फॉर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड SN2 का मतलब होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। हम अल्कोहल लेंगे, उसमें SOCl2 ऐड करेंगे इथर की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी जो रिएक्टेंट की थी। लेकिन हम सेम रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। लेट्स सी, ए हमने ये अल्कोहल लिया इस बार, PH OH CH3H, इसमें मैंने SOCl2 ऐड किया इथर की प्रेजेंस में, तो मुझे इन रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन करवानी है, यानी सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले चेक करूंगा, 1 2 3 4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज आई तो R क्लॉकवाइज का ये रिएक्टेंट है, यानी हम प्रोडक्ट में भी R कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। R कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो सिंपली अपने क्या करेंगे, PH CH3H OH को Cl से रिप्लेस कर देंगे। अब इस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी आ रहा है 1 2 3 4, और ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी R हुई, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो R होगी, यहां भी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी तो R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये था फ्रॉम डार्जन प्रोसेस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन ही क्यों हुई, कॉन्फ़िगरेशन सेम क्यों रही एज इट इज। मैकेनिज्म में क्या है कि हमने सेम रिएक्टेंट लिया, SOCl2 की प्रेजेंस में उसे रिएक्ट करवाया, then we will get this PH CH3H O SOCl। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये इस तरफ मूव करेंगे, सो वी विल गेट PH CH3H O डबल बॉन्ड S O माइनस Cl। अब ये SO2 रिमूव होगा और Cl अटैक करेगा, SO2 ऐसे रिमूव हुआ और Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरफ अटैक कर लिया, सो वी विल गेट PH CH3H Cl। अब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो R ही निकल के आएगी। तो इस प्रकार इथर की प्रेजेंस में रिटेंशन हुई कॉन्फ़िगरेशन में, इथर की प्रेजेंस में रिटेंशन हुई कॉन्फ़िगरेशन में। अब इथर हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हम कई इथर यूज कर सकते हैं, जैसे ROR, R कैन बी इथाइल और मिथाइल, ऑक्सीजन, इस टाइप का इथर यूज कर सकते हैं, और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी हम यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। ठीक है, तो एक तो था पहला केस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा केस, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, जब भी रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में करवाएंगे तो मैकेनिज्म होगा SN2, यानी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 मैकेनिज्म होगा और
कॉन्फ़िगरेशन में होगा इन्वर्जन। पिछले वाले की तरह ही हम सेम रिएक्टेंट लेंगे इसमें, PH OH CH3H। अब इसमें हमने इसकी मूवमेंट चेक की तो ये क्लॉकवाइज निकल के आई R, 1 2 3 एंड 4 क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो R निकल के आ गई। अब हमने इसमें पिरिडिन की प्रेजेंस में SOCl2 ऐड किया तो जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो R ना होके इन्वर्ट हो जाएगी S में। तो अब S कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप्स हैं उनको अपोजिट रखना होगा और वर्टिकल लाइंस वाले ग्रुप को सेम रखना होगा। CH3H एज इट इज, OH की जगह Cl यहां आ जाएगा और PH इस तरफ चला जाएगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी S। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आई S। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि R से S कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ गई। सो मैकेनिज्म में क्या है, पहला स्टेप तो सेम है, PH CH3H OH, इस पे SOCl2 का अटैक होगा। ठीक है, SOCl2 का अटैक होने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा PH CH3H O SOCl और HCl हमने लिबरेट कर दिया। अब ये HCl पिरिडिन के साथ अटैक करेगा, HCl पिरिडिन पे अटैक करेगा तो HCl ने पिरिडिन पे अटैक किया सो वी विल गेट H+ ने लोन पेयर एक्सेप्ट किए और Cl- एक फ्री एनायन के रूप में अलग हो गया, फ्री एनायन के रूप में Cl- अलग हो गया। अब ये Cl- जो है ना वो बैकवर्ड अटैक करेगा यहां से और SO2 और Cl लिबरेट होंगे। तो अब हमें मिलेगा Cl यहां बैकवर्ड अटैक किया तो इस तरफ आया Cl, PH यहां, CH3 ऊपर और H नीचे और SO2 एज इट इज। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक की तो निकल के आई S, यानी हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल गया, मिल गया जो कि पिरिडिन की प्रेजेंस में हुआ। और इथर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हुई थी वो थी SNI, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सो इस प्रकार हमने अपना डार्जन प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लिया। Now our third process is from PCl5 or PCl3, from PCl5 or PCl3, and in this method we follow SN2 mechanism as it is in the presence of pyridine. So SN2 mechanism in which inversion of configuration take place, in which inversion of configuration takes place. Okay, so we will take same alcohol PH OH CH3H and now we will add PCl5 in it. HCl एलिमिनेट हुआ और हमें क्या मिला, PH CH3H O PCl4. This HCl will undergo dissociation, H+ and Cl-. So Cl- will attack from here and we will get inverted product, ClPH CH3 hydrogen and POCl3. So we will get inverted product having configuration S and इसमें configuration थी R, क्लॉकवाइज रोटेशन पे कॉन्फ़िगरेशन थी R, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे हमें जो वो मिली कॉन्फ़िगरेशन वो थी S, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो दिस इज द
method of preparation from alcohols. Now we will study the method of preparation from alkene. From alkenes. एल्कीन से हमें हेलाइड्स बनाने हैं, तो हम इसमें HX हाइड्रोजन हेलाइड का यूज करेंगे. सबसे पहले लेट अस सपोज हमारे पास एक एल्कीन है. इस पे मैंने HX का एडिशन करवाना है. HBr ले लो, HBr का एडिशन करवाना है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? द रिएक्शन of HBr on alkene takes place according to Markovnikov rule. The reaction of HBr on alkene takes place according to Markovnikov rule, and Markovnikov rule states that the addition of HBr on unsymmetrical alkene takes place through the formation of more stable carbocation intermediate. So हमें पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर उसमें रीअरेंजमेंट करवानी है, और रीअरेंजमेंट करवाने के बाद उसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है, फिर Br माइनस का उस पर अटैक करवाना है. ये कहते हैं मार्कोनिकोव रूल. तो हम इस एल्कीन पे करवा के देखते हैं. जैसे हमने ये एल्कीन ली थी, इसका मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म, फिर हम मैकेनिज्म से ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, और मैकेनिज्म होगा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग. सबसे पहले HBr का H प्लस आके अटैक किया. H प्लस कहां से आया? HBr से. इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे, माइनस चार्ज विल अटैक H प्लस. CH3 C CH3 CH3 CH CH3 प्लस यहां. अब हम इसमें रीअरेंजमेंट करवा के इसको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो रीअरेंजमेंट, और कौन सी रीअरेंजमेंट करवाएंगे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हमने करवानी पड़ेगी ताकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए. और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के बाद इस पे हेलाइड आके अटैक करेगा, और Br माइनस ने इस पे अटैक किया. देन वी विल गेट अवर फाइनल प्रोडक्ट Br CH CH3 CH3. So this is our product. जब भी एल्कीन की रिएक्शन HX से होती है तो हमें मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना होता है, और मार्कोनिकोव रूल कहता है कि हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से होते हुए रिएक्शन को करवाना है. तो हमने इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट करवाई, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन था तो रीअरेंजमेंट तो वैसे भी करवानी ही थी. तो ये तो था फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन. नाउ इन दिस ओनली वी विल also study a second method. If reaction is carried out, second B point, if reaction is carried out in presence of peroxide, then addition of HBr on an alkene, of HBr on alkene is according to anti-Markovnikov rule. Which is also known as Kharash effect or peroxide effect. ठीक है. एडिशन ऑफ HF
HCl, HI always take place according to Markovnikov rule. Always takes place according to Markovnikov's rule. Whether the reaction is carried out in presence of peroxide or in absence of peroxide. Whether the reaction is carried out in presence or absence of peroxide. तो मतलब है जब हम रिएक्शन को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो ना होके एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सो थर्ड पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल is free radical addition mechanism, FRA mechanism। लेकिन ये सिर्फ HBr के साथ है। जब हम HF, HCl और HI की रिएक्शन करवाएंगे, चाहे वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो चाहे वो एब्सेंस में हो, तब हमें सिर्फ मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। लेकिन जब हम HBr की रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में करवाएंगे तो हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल इज फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। अब ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म क्या होता है तो वो हम अब देखेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक एल्कीन है, इसमें मैंने HBr का एडिशन करवाना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसमें मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा, यहां फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंड इस रूल के अकॉर्डिंग जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2CH2Br, ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अब ये मेजर क्यों बना, इसके पीछे का मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे। मैकेनिज्म सबसे पहले तो पेरोक्साइड, फर्स्ट स्टेप को बोलेंगे चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में पेरोक्साइड आया और वो फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो गया और एक पेरोक्साइड आरओ फ्री अल्कोक्सी फ्री रेडिकल पे HBr ने आके अटैक किया और हमें मिला अल्कोहल एंड Br फ्री रेडिकल। दिस इज नोन एज चेन इनिशिएशन। सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में हम क्या करेंगे कि ये जो Br रेडिकल है इस एल्कीन पे अटैक करेगा, ये जो Br रेडिकल है इस एल्कीन पे जाके अटैक करेगा। तो हमने एल्कीन ली और Br रेडिकल का उस पर अटैक करवा दिया। अब यहां से दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, एक Br रेडिकल इस CH पे भी अटैक कर सकते हैं और एक Br रेडिकल इस CH2 पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो अब Br रेडिकल लेट अस सपोज फर्स्ट पॉसिबिलिटी लें कि ये CH पे आके अटैक करेगा, तो यहां फ्री रेडिकल बचेगा। और एक सेकंड पॉसिबिलिटी लें कि CH2 पे आके जो है Br रेडिकल अटैक करेगा। अब ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। हमें पता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर मोर स्टेबल, एंड 1 डिग्री फ्री रेडिकल को लिख सकते हैं लेस स्टेबल। ठीक है, तो अब 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, और जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है वो लेस स्टेबल है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। तो हमने क्या किया, दोनों पे ही HBr का अटैक करवा दिया।
अब हमें पता है यहां जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनर, और यहां जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेजर। तो अब इस पे H रेडिकल आके CH2 पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CHBr, CH2 पे आके H ने अटैक किया तो CH3, ये तो बना माइनर प्रोडक्ट। अब इस CH पे अगर H रेडिकल आके अटैक करता है तो हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आया वो निकल के आया मेजर, CH2Br, जो हमने इनिशियली भी बनाया था यहां पर। ठीक है, तो एंड अवर लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। सो थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन, जिसमें R रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, R बॉन्ड R बनाएगा, R रेडिकल Br रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो R Br बनाएगा, Br रेडिकल Br रेडिकल के साथ कंबाइन करके ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल बना लेगा Br2। सो इस प्रकार से हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल से ये रिएक्शन कर ली। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल कब फॉलो होता है? जब HBr की रिएक्शन हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और मार्कोनिकोव रूल उन बाकी सभी केसेस में फॉलो होगा। HFHCl HI की रिएक्शन हमेशा मार्कोनिकोव रूल से करवानी है, लेकिन HBr के प्रेजेंस में अगर पेरोक्साइड आ जाए तो ही हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। थैंक यू। ओके।